नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरे का त्योहार देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में रामलीला मंचन कार्यक्रम का आनंद लिया। प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 10 के डीडीए मैदान में द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए रामलीला कमेटी से जुड़े लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण दहन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी ने विशेष पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में पीएम ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने रामलीला के मंचन में हिस्सा लेने वाले कलाकारों का भी तिलक लगाकर अभिनंदन किया। पीएम ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। पीएम ने कहा, राम की विजय का पर्व राष्ट्रभक्ति का पर्व बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला जल्द ही विराजमान होने वाले हैं और उनके आगमन से पहले ही देश में शुभ संकेत दिखाई देने लगे हैं। पीएम ने कहा कि विजयदशमी के अवसर पर सिर्फ रावण के पुतले का दहन न हो, बल्कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की विकृति का भी दहन हो। उन्होंने देशवासियों से आज के समय में ज्यादा सतर्क रहने की बात भी कही। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लाल किले में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने यहां रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरे का पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ये पर्व समाज में सच्चाई, नैतिकता और मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज भी हम भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद रूपी रावण जैसी कई बुराइयों का सामना कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के जीवन मूल्य इन सभी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में खेल परिसर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन भी किया। डीएपी संयंत्र से देश में डीएपी का आयात कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस संयंत्र से किसानों को भी काफी फायदा होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने आम लोगों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। विजयादशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शस्त्र पूजन किया। उन्होंने कहा कि सीमाओं के सुरक्षित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को सीमा पार स्थिति की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक पर देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में विकास एवं समृद्धि के लिए निवेश के नए रास्तों पर अपने विचार रखे। अपने दौरे में पीयूष गोयल ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बंगा से मुलाकात की तस्वीर साझा की। इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले और उसके बाद गजा में इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इस अवसर पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास और इजराइल के बीच जारी ये लड़ाई बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल में हमास के हमले के पीड़ितों के परिवारजनों से मुलाकात की। इस बीच इजराइल फलस्तीनी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, मैं 26 अक्टूबर 2023 को महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र की 39वीं पूर्ण बैठक बुलाऊंगा। बता दें, 10वां आपातकालीन विशेष सत्र पहली बार अप्रैल 1997 में बुलाया गया था।
देश भर में हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान जगह जगह रावण दहन किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के पंडारा रोड स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में मां की आराधना की और सिंदूर खेला में हिस्सा लिया। सिंदूर खेला के साथ मां को विदाई दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालाजी मंदिर में मां ज्वाला देवी की पूजा की। अनुराग ठाकुर ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ धाम में भगवान श्री राम की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। विजयदशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के वीरभूम में पारंपरिक सिंदूर खेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। असम के गुवाहाटी में भी विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां स्थानीय लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा के लाचित घाट पर विसर्जन के लिए यात्रा निकाली। विजयदशमी का त्योहार श्रीलंका के कोलंबो में भी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा और आरती में भाग लिया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, गायक शंकर महादेवन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी टीडीएस विवरणी ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के शास्त्र ज्ञान व तंत्र कुशलता के साथ नेतृत्व की इच्छा शक्ति जुड़ गई है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर समय देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना असंतोष जाहिर करने के लिए भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस विधायक अनूप नाग का टिकट कटने पर उनके समर्थन में कांग्रेस के 30 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया है। ईडी ने दावा किया है कि प्रदेश मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और स्थानीय चावल मिल मालिक एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत जुटाई है। जांच एजेंसी ने बताया कि उसने छापे के दौरान अभियोजन योग्य सामग्री, डिजिटल उपकरण और बिना लेखा जोखा की 1.06 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की है। उधर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर घोटाले को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि चावल घोटाले का 175 करोड़ रुपए चुनाव में इस्तेमाल न हो। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने आज अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर आईटीबीपी कर्मियों को अपनी शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, आईटीबीपी स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आईटीबीपी कर्मियों की अदम्य भावना और वीरता को नमन करता हूं। संयुक्त राष्ट्र दिवस के मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संदेश में कहा कि 78वें संयुक्त राष्ट्र दिवस पर हम यूएन और उसके चार्टर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान हमून अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र को कल पार करने की संभावना है। इस बीच अरब सागर में चक्रवात तेज यमन के तटीय क्षेत्र को पार कर गया है। इसके कमजोर पड़ने की आशा है। तेज और हमून चक्रवात को हिंद महासागर में बने 2 चक्रवात के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शहर में बढ़ते प्रदूषण ने सांस के रोगियों की तकलीफ को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेप स्टेज 2 लागू किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पोलियो के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी भारत दौरे पर हैं। राफेल मारियानो ग्रोसी ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत के बेमिसाल रिकॉर्ड की सराहना की है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना जन्मदिन मनाया। उनके प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। S&P ग्लोबल इंडिया ने कहा है कि भारत 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि उसने एक अभियान के तहत कबाड़ का निपटान करते हुए 28.79 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। इसके अलावा निपटारे के दौरान उसने करीब 50.59 लाख वर्ग फुट जगह भी खाली कराई है। गोल्डी सोलर दिसंबर के अंत तक अपनी परिचालन क्षमता को 1000 मेगावाट तक बढ़ाते हुए 4000 मेगावाट क्षमता तक विस्तार करेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक ईश्वर ढोलकिया ने ये जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि घरेलू एयर कंडीशनर चलाने के लिए भारत की बिजली की मांग 2050 तक 9 गुना बढ़ने का अनुमान है। ये पूरे अफ्रीका की मौजूदा कुल बिजली खपत से भी अधिक होगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने कहा है कि वैश्विक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है और इस साल इसके 380 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा ने कहा कि वो कुछ महीने पहले की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर अब थोड़ा अधिक आशावादी हैं। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों के लिए खुशखबरी दी है। अब खुदरा निवेशक आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 कर योग्य की खरीदारी कर सकते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के मुख्य वित्त अधिकारी अजय गोयल ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। वेदांता कंपनी में मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत सोनल श्रीवास्तव ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अजय गोयल लेंगे, जिन्होंने बायजू से इस्तीफा दिया है। पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 अक्टूबर को खुलेगा और 30 अक्टूबर को निवेश के लिए बंद होगा। इसके आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये के बीच तय किया गया है। दवाओं का कच्चा माल बनाने वाली कंपनी ब्लू जेट हेल्थ केयर ने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 252 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने बताया कि उसने 346 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 72.85 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किए। घरेलू सामान एवं स्टेशनरी विनिर्माता सेलो वर्ल्ड लिमिटेड ने अपने 1900 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 617 से 648 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। शेयर बाजार से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी। दशहरे के शुभ अवसर पर आज शेयर बाजार की छुट्टी रही। ऐसे में बाजार में आज कोई कारोबार या ट्रेडिंग नहीं हुई। निवेशक अब कल यानी बुधवार से निवेश या ट्रेडिंग कर सकेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। अमेज़न ब्राउज़रों और मोबाइल शॉपिंग ऐप्स उपयोगकर्ताओं के लिए पास की समर्थन शुरू कर रहा है। इसके ग्राहकों के लिए पासवर्ड रहित साइन इन के साथ अपने खातों तक पहुंच आसान और सुरक्षित होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये तो वहीं डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर रहा। इजराइल ने गजा में हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF ने कहा है कि बीते 24 घंटे में गजा के 400 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए। इजराइल फलस्तीन के मध्य जारी संघर्ष के बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बीते 24 घंटों में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 704 फलस्तीनियों की मौत हुई है। वहीं 7 अक्टूबर से जारी हिंसा में अब तक कुल 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में जहां 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं गजा में इजरायली बमबारी में 5,700 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। इन सब के बीच हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर रिहा कर दिया है। रिहा की गई इन महिलाओं में 79 वर्षीय नूरित कूपर और 85 वर्षीय योचेवेद लिप्सिज शामिल हैं। इजराइल फलस्तीन संघर्ष पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे आम नागरिकों की भी रक्षा करनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी करना होगा। पंजाब की कार्यकारी सरकार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में मिली सजा टाल दी है। इस मामले में नवाज को साल 2018 में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। आइसलैंड में प्रधानमंत्री काट्रीन याक्सडोटियर समेत लाखों महिलाओं ने काम करने से इनकार कर दिया है। तनख्वाह में लैंगिक आधार पर असमानता और महिलाओं के खिलाफ अपराध इसकी वजह बताई जा रही है। चीन ने अपने रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू को पद से हटा दिया है। 3 महीने के भीतर चीन ने दूसरे शीर्ष नेता को पद से हटाया है। फिलहाल चीन में कोई रक्षा मंत्री नहीं है। बोलीविया के सांता क्रूज में जंगल में भीषण आग के बाद चारों तरफ धुआं फैलने से आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति को काबू में करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में रेड सैनिटरी अलर्ट जारी कर दिया है। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हो गए। राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भैरब में यह हादसा हुआ। विश्व कप में आज खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया है। अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 382 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक ने 174 रन की पारी खेली। क्विंटन का इस विश्व कप में ये तीसरा शतक है। हेनरिक क्लासन ने 90 रन की तूफानी पारी खेली। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज दिन की शुरुआत पैरा कैनोई में स्वर्ण और कांस्य पदक से हुई। भारत की प्राची यादव ने महिलाओं के कैनोई के L2 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशियाई पैरा खेलों में ही भारत के मनीष कौरव ने पैरा कैनोई में रजत पदक अपने नाम कर लिया। मनीष ने मेंस के L3 फाइनल इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। अजय कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर T64 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। अजय कुमार ने रजत पदक के लिए 54.85 सेकंड का समय लिया। भारत के टॉप से एथलीट एकता भयान ने महिलाओं के क्लब थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। एकता भयान ने 21.66 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। कैनोई में ही भारत के गजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। गजेंद्र सिंह ने पुरुषों के VL2 इवेंट में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में 56.69 सेकंड के शानदार समय के साथ नया एशियाई पैरा रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड स्थापित करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत की सिमरन वत्स ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में 12.68 सेकंड की शानदार टाइमिंग के साथ रजत पदक हासिल किया।
भारत के पैरा एथलीट मकानहल्ली शंकरप्पा शरत ने पुरुषों की 5000 मीटर T13 दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। भारत के शॉटपुट पैरा खिलाड़ी रवि रोंगाली ने पुरुषों की F40 स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। रवि ने 9.92 मीटर थ्रो के साथ ये पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल HS1 स्पर्धा में भारत ने 2 पदक जीतने में सफलता पाई है। रुद्रांश खंडेलवाल ने रजत जबकि मनीष नरवाल ने कांस्य पदक जीता। डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने 38.56 मीटर थ्रो के एरिया रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक, योगेश कथुनिया ने 42.13 मीटर के साथ रजत पदक जीता। वहीं मुथु राजा ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में 35.06 मीटर थ्रो के F54, 55, 56 इवेंट फाइनल में कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 1500 मीटर T46 फाइनल में पैरा एथलीट प्रमोद ने 4 मिनट 9 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं हमवतन राकेश बेहरा 4 मिनट 11 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पैरा एशियाई खेलों में भारत के लिए दूसरे दिन का समापन शानदार तरीके से हुआ। पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में अशोक ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। टॉटनहम हॉटस्पर ने प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में फुलहम को 2-0 से हरा दिया। टॉटनहम की तरफ से सन ह्यून मिन ने 36वें मिनट में पहला गोल दागा। टीम का दूसरा गोल 56वें मिनट में आया। अभिनेता शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म देवा से उनका पहला लुक जारी हो गया है। शाहिद ने बताया कि उनकी ये फिल्म अगले साल दशहरे पर रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर मशहूर हिंदुस्तानी भाऊ अतरंगी चैनल के लिए एक चैट शो होस्ट करने वाले हैं। इस चैट शो का नाम अनसुनी रखा गया है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए आगे बढ़ते हैं। अभिनेता चिरंजीवी की आगामी फिल्म मेगा 156 का पूजा समारोह के साथ शुभारंभ हो गया। इस फैंटेसी एंटरटेनर फिल्म का निर्देशन वशिष्ठ करेंगे। निर्देशक दिग्पाल लांजेकर ने अपनी आगामी फिल्म मुक्ताई की घोषणा कर दी है। ये फिल्म 2 असाधारण संतों, संत ज्ञानेश्वर और संत मुक्ताई पर आधारित है। फिल्म अगले साल जून में रिलीज होगी। अभिनेता तेजा सज्जा की सुपर हीरो वाली आगामी फिल्म हनुमान का नया पोस्टर जारी किया गया है। ये फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। अभिनेता आदिल खान की आगामी फिल्म दशमी का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। ये फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। अभिनेत्री संजना सांघी ने कहा है कि वो फिल्म जब वी मेट के सीक्वल में काम करना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक बड़ा सपना सच होने जैसा होगा। भगवान राम की भूमिका से प्रसिद्ध हुए अभिनेता अरुण गोविल अपनी अपकमिंग फिल्म नोटिस की शूटिंग के आखिरी दिन चोटिल हो गए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपने सभी बचे हुए शॉट को पूरा किया। अभिनेता टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन की फिल्म गणपत का फ्लॉप शो जारी है। फिल्म ने 4 दिनों में सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की। दिग्गज गायक मन्ना डे की आज 10वीं पुण्यतिथि है। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए मन्ना दा ने अपने करियर में कई बेहतरीन गानों को आवाज दी थी। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अब महाभारत से प्रेरित आधुनिक युग की एक कहानी को छूने जा रहे हैं। उनकी इस अपकमिंग फिल्म का नाम उन्होंने पर्व रखा है। कंगना रनौत और राघव लॉरेंस की फिल्म चंद्रमुखी 2 अब अपनी रिलीज के 28 दिनों बाद OTT पर दस्तक देने को तैयार है। फिल्म चंद्रमुखी 2 को 26 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़